नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ इस वक्त मिसेस चेन्नई विनीता राज मौजूद हैं, जो एक ऐसी संस्था चलाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को काम देती है। मूलतः उनकी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसलेशन का काम करती है और दुनिया भर के देशों में, दुनिया भर की भाषाओं में वे अनुवाद का काम करती हैं। और ये सारा काम उनके मातहत काम करने वाली लगभग 150-200 महिलाएं करती हैं। वे एक ऐसी संस्था चलाती हैं जो वर्ष 2013 से, जब वर्क फ्रॉम होम का कोई कंसेप्ट नहीं आया था, तब वो अपनी काम करने वाली कामकाजी महिलाओं को घर से काम करने की सुविधाएं देती थी, यानी वर्क फ्रॉम होम करवाती है आई हैं 2013 से। हाल ही में मिसेस चेन्नई उन्हें चुना गया है। बहुत टफ कंपटीशन के बाद वो मिसेस चेन्नई बनी। शिक्षाविद हैं, कॉलेज में पढ़ा चुकी हैं। 4 विषयों में उन्होंने एमए किया है, इकोनॉमिक्स में है, साइकोलॉजी में है, लॉ में है, एलएलएम किया है, लॉ किया है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ब्यूटी विथ ब्रेन है। विनीता जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इंदौर में पली बड़ी, इंदौर में पढ़ाई की आपने, सेंटर फेल और गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज और रेनेसा कॉलेज वगैरह वगैरह जी। और यहाँ से आप चेन्नई एक्सप्रेस की तरह मिसेस चेन्नई बन गई। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि मेरी पैदाइश दिल्ली की है, लेकिन मैं काफ़ी छोटी उम्र में ही मेरा इंदौर आना हो गया था। मैं सेंट्रल फेल में रही, मैं उसके बाद सेंट्रल स्कूल में भी रही और इंदौर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उसी सेंट्रल स्कूल से मैं सीबीएसई में ऑल इंडिया टॉपर भी बनी। मैंने यहाँ आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से पढ़ा, आपने बताया रेनेसा कॉलेज। मैंने 4 विषयों के पीजीज भी यहीं से किए हैं। बट फिर मेरी ज़िंदगी में डॉक्टर राजकुमार, जो कि तमिलियन है, और वो मेरी लाइफ में आए और हमारी मुलाकात एक वेबसाइट पे हुई थी, ऑर्कुट नाम की, जो आज जैसे फेसबुक है वैसे ऑर्कुट हुआ करती थी किसी ज़माने में। एंड देयर वी मेट और वहाँ मुलाकात हुई और दोनों परिवारों की तरफ से थोड़ी ना नुकर के बाद मामला जम गया और शादी हो गई। और ऐसे मैं तमिलनाडु पहुंच गई और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वहाँ के संस्कार, वहाँ के कल्चर में अब तो घुल मिल गई हूँ। आप मेरे अटायर से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी पिछले साल ही वहाँ ये कंपटीशन शुरू हुआ, इसकी शुरुआत हुई, तो मैंने ऑडिशन दिया और चुन लिया गया। मालिक की शायद दया थी और थोड़ी मेहनत भी अच्छी रही। नहीं, मालिक की दया नहीं, मतलब आप हैं भी। जी, बहुत शुक्रिया। तो आप खूबसूरत हैं और साथ में जैसा कि मैंने कहा कि ब्यूटी विथ ब्रेन है। ये कॉम्बिनेशन महिलाओं में बहुत कम मिलता है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो मिसेस चेन्नई का जो आपको खिताब मिला, ये कौन सी संस्था है जिसने ये पूरा आयोजन किया था? इस संस्था के बारे में बताइए। वोकस्टार नाम की एक संस्था है जिन्होंने इसका ऑर्गेनाइजेशन किया था। देखिए, इंडिया में जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं, अब तो उनकी कुछ बाढ़ सी आने लगी है, लेकिन मेनली 3-4 कंसर्न्स हैं जो ये करवाते हैं। फेमिना और जो फेमिना है वो मिस इंडिया का कंटेस्ट कराते हैं, और उसके अलावा जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिसेस इंडिया पेजेंट भी करवाते हैं। सो वोकस्टार इज़ वन ऑफ देम और मैंने वोकस्टार के थ्रू पार्टिसिपेट किया था। जयपुर में इसका ली मेरिडियन में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया था और उन्होंने पहले सिटी लेवल राउंड, स्टेट लेवल राउंड और नेशनल लेवल राउंड तक, क्योंकि ये मिसेस इंडिया पेजेंट था तो नेशनल लेवल लिस्टिंग थी और उसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप पहुंच गए वहाँ तक। तो आप मिसेस इंडिया से थोड़ा सा एक कदम पीछे रह गए, आप ये कह सकते हैं? मैं 1.5 कदम पीछे रह गई, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मैं सिटी लेवल तक पहुंची और उसके बाद मैं नेशनल लेवल तक पहुंचती, बट बस जो आपकी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद का काम करती है, ट्रांसलेशन का काम करती है और ख़ास तौर पर लीगल क्षेत्र में काम करती है, कानूनी क्षेत्र में, क्योंकि दुनिया भर की अदालतों के जजमेंट्स को समझना, अपनी भाषा में समझना, और भारत में चूँकि हाई कोर्ट्स में तो फैसले सब इंग्लिश में ही आते हैं। बहुत सारे हमारे किसान, गरीब, मजदूर को ये फैसले समझ में नहीं आते। बहुत मांग भी उठ रही है कि राष्ट्रभाषा में फैसले आने चाहिए। और रीजनल में कई बार, जो आप तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं फ़िलहाल, तो तमिल में आ गया, बांग्ला में आ गया, उसको कैसे समझना? तो आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया कि अनुवाद को करियर बनाया जाए? देखिए, मैं वैसे बहुभाषी परिवार से हूँ। मैं पंजाबी बैकग्राउंड, सिंधी बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरे मायके की तरफ के परिवार में ही 2 भाषाएं हैं। उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश तो हम आमतौर पे आप बोलते ही हैं, हम सबकी बोलचाल की भाषा है। और तमिलनाडु में मेरी शादी हुई, मेरी जेठानी
कर्नाटक कैडर से हैं, वो आईएएस हैं, तो वो वहाँ कन्नड़ का वो तो मिला जुला तो मेरे परिवार में ही भाषा का काफ़ी वो है। लेकिन आपने एक बहुत छोटा मोटा भारत आपके घर में छोटा मोटा भारत मेरे घर में ही है। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या आपने अभी प्रश्न उठाया है और ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। और ये आइडिया मुझे इस तरीके से ही आया क्योंकि जब मैं एक बहुभाषी परिवार से दूसरे बहुभाषी परिवार में चली गई, जब मैं साउथ गई तो मुझे ये एहसास हुआ, मेरा एक वाकया मुझे याद है कि मैं एक टोल नाके से गुजर रही थी, तो वहाँ पर एक गाड़ी ट्रक को पकड़ा हुआ था और वो ड्राइवर जो है वो नॉर्थ इंडियन था। अब उस ड्राइवर को वो वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने पकड़ लिया और वो चेकिंग कर रहे थे और कुछ शायद ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें थी, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन ऐसा ये ड्राइवर बता रहा था कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब ये हिंदी में समझा रहा है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि और वो तमिल में समझा रहे हैं। वो तमिल में समझा रहे हैं, वो तमिल में एलिगेशन दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, मैं वहाँ उस टोल नाके को क्रॉस करके गई, उसी शाम में लौट कर आई और मैंने देखा कि वो ट्रक वाला अभी भी वही माथा पीट रहा है और उनसे बहसबाजी चल रही है। उसको शायद थाने ले जाना चाह रहे होंगे या रोक के रखा होगा। तो फिर मैं वहाँ उतरी और चूंकि मैं वहाँ चली गई थी और मुझे समझ में आया कि साउथ इंडियन स्टेट्स में ब्रॉडली, स्पेशली तमिलनाडु में हिंदी नहीं बोली जाती है या कम बोली, बहुत हिंदी बोलना पसंद भी नहीं करते, आती भी होती है तो वो बोलना पसंद नहीं करते। मेरा अपना निजी अनुभव ये है जी। बहुतों का ये निजी अनुभव रहा है। और वहाँ मतलब देखिए हर स्टेट का एक अलग एस्पेक्ट है और प्रादेशिक भाषाओं को लेकर हमारे यहाँ संजीदगी के लेवल हर स्टेट में अलग है। तमिलनाडु में शायद ये बहुत ज़्यादा है। और जब मैं वहाँ से लौट रही थी तो मैंने उस ट्रक वाले को, मुझे लगा, मैंने कहा ये जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम में है और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैं उतरी और मैं उसके पास गई और फिर मैंने उन दोनों के बीच में इंटरमीडिएशन करवाया, तब जाके कहीं उससे हिंदी में पूछा और इनको तमिल में समझाया, तब जाके नहीं। अब इपो यानी कि नरिया तमिल तेरे हूँ, मैं अच्छी खासी तमिल बोल लेती हूँ, समझ लेती हूँ, तो आई कुड हेल्प देम आउट। तब मुझे ये लगा कि ये तो एक ट्रक का मामला है जो एक चुंगी पर पकड़ लिया गया है। अच्छा, उसी दौरान एक दो ऐसे केसेस मेरे देखने में आए जहाँ पर एक डिवोर्स का केस है, लड़की हिंदी स्पीकिंग स्टेट की है और लड़का मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र का है। दोनों की केस ड्राफ्टिंग अलग अलग लैंग्वेज में चल रही है। महाराष्ट्र से यहाँ हिंदी में आ रही है तो वो ट्रांसलेट हो रही है, मराठी में ड्राफ्ट आ रहा है, वो हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है, हिंदी वाला ड्राफ्ट जा रहा है, मराठी में ट्रांसलेट हो रहा है। तो मुझे ये बात बहुत क्लिक की। मैंने कहा हमारे देश में 22 भाषाएं हैं, आप समझिए 22 भाषाओं में, और हर देश का जो प्रादेशिक कोड है, रीजनल कोड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोड्स हैं, संविधान में तो भाषाएं और बोलियों को एक पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। वो बहुत सारी बोलियों को भी हमने मान्यता दी है। तो आई गॉट द क्लिक फ्रॉम देयर। मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि लोग अपनी बात ही नहीं समझा पा रहे हैं और अगर ऐसे वो लीगल ट्रिविया में फंस जाएं तब वो क्या करें। तो अच्छा, और ऐसे में मुझे अभी इंदौर का ही वाकया याद आता है जहाँ हमारी मदद के लिए उन्होंने बुलाया था, लेकिन हालांकि बाद में लोकली वो किसी और को उन्होंने अरेंज किया। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि बांग्लादेश से सेक्स रैकेट के चलते 6 लड़कियां इंदौर आ गई थी। इंदौर पुलिस ने पकड़ी जी, इंदौर पुलिस ने, MIG थाने वालों ने ही मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने बताया कि वो टिपिकल बांग्ला बोल रही हैं और ऑब्वियसली उसे कोई नहीं समझ सकता यहाँ पर, यहाँ हिंदी स्पीकिंग स्टेट में कैसे समझेंगे। तो उनके इंटरप्रिटेशन के लिए बाद में उन लड़कियों के लिए इंटरप्रेटर ऑर्गेनाइज हुआ, थैंकफुली। चलिए हमारे थ्रू नहीं हुआ, जिसके भी थ्रू हुआ। बांग्ला भाषी बहुत सारे लोग इंदौर में रहते हैं जी, तो फिर बंगाली कॉलोनी हमारे यहाँ तो जी, तो वहाँ अरेंज किया गया और फिर उन लड़कियों की बात जज ने समझी और उन्हें डिपोर्ट करने की कवायद हुई और वो वापस आज अपने देश में सुरक्षित हैं। तो भाषा एक बहुत बड़ा संसार है। दुनिया में 195 देश हैं और 263 भाषाएं हैं। बोलियां तो अलग हैं, वो तो चलिए 3, 4, 5, 10 263 बोलियां तो हमारे भारत में ही है। अवधी है और बिहारी है और बिहारी में भी बहुत सारी हैं। जी, तो ये एक बहुत बड़ा काम था और मुझे लगा ये काम किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। और मैं यहाँ एक और बात आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ जो दर्शकों को भी पता चलनी चाहिए। ecourts.nic.in एक वेबसाइट है, अगर कोई उसे रेफर करे। हमारे इंडियन कोर्ट्स में लगभग, उस साइट का डाटा ये कहता है, सरकारी साइट है, 5 करोड़ केसेस अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, जिसमें से 8% सिर्फ भाषाई अनुवाद के अच्छे अनुवाद ना होने के कारण पेंडिंग है। सो इट्स अ ह्यूज नंबर, सो इट्स अ ह्यूज बिजनेस। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो हैग में जो इंटरनेशनल जी कन्वेंशन, जी जी जी, और हरीश साल्वे तो दुनिया के सबसे बड़े वकील हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जी, तो वहाँ भी आपकी ज़रूरत पड़ती है कि भाई मुझे स्पेनिश में कोई जवाब आया और तुर्की का वकील खड़ा है, उसको स्पेनिश समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो 13 भाषाओं में काम करता है और हिंदी उसमें नहीं शामिल है, इंग्लिश वहाँ शामिल है। और हमारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट किए हुए इंटरनेशनल कोर्ट्स में, इवन अमेरिकन कोर्ट्स में पढ़े गए हैं और उनको एंटरटेन किया गया है।
तो बड़ा बारीक काम है, क्योंकि अगर जरा सा भी अनुवाद गलत हो गया तो केस पूरा पलट सकता जी है। केस पूरा पलट सकता है, और इसलिए हमें ये बहुत सोच समझ के हमें ट्रांसलेटर और हर ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट पर एक प्रूफ रीडर को डेप्यूट करना ही पड़ता है। एक भाषा के एक्सपर्ट ने उसे ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन दूसरा भाषा का एक्सपर्ट उसे लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द पढ़कर प्रूफ रीड करता है, और तभी वो सबमिट होता है, क्योंकि ये सर्टिफाइड कॉपी जाती है। वी पुट आवर सील, हमारी सील लगती है, हमारे लेटर हेड पे सर्टिफिकेट जाता है, और उसके वो एक एक अनुवाद के लिए आप जिम्मेदार हैं। जी, वो उसके गलत लिए। है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल। पर मुझे एक शिकायत आपसे है, और बड़ी स्ट्रांगली ये शिकायत मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप अपनी संस्थान में केवल महिलाओं को, लड़कियों को ही नौकरी देते हैं। मुझे बताइए साहब कि अगर कोई पुरुष ऐसा कर ले कि हम सिर्फ पुरुषों को ही नौकरी देंगे, मेरी चैनल में सिर्फ पुरुषों को ही रखूंगा, तो आप महिलावादी लोग तो हमारे यहाँ बाहर धरना देने बैठ जाओगे, हमारे ऊपर जो है पुरुषवादी होने का आरोप लगा दोगे और हमारे हाय हाय करने लग जाओगे, और ये नारीवादी रवैया नहीं है। नहीं, मैं यहाँ आपने जो शिकायत की है, और मैं बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, पर मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, मैं खुद एक महिला हूँ, और मैंने IIM इंदौर से अपना करियर शुरू किया था। मैंने उसके बाद नरसी मुंजी मुंबई में भी अपनी सेवाएं दी हैं। 2 बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम करने के बाद मेरी शादी हुई, तमिलनाडु में हुई, और मेरे हस्बैंड मेडिकल डॉक्टर हैं, तो इनिशियल ईयर्स में गवर्नमेंट डॉक्टर्स को रिमोट एरियाज में पोस्टिंग मिलती है। मैं उनके साथ उस कोतगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियों में छोटा सा कस्बा है कोतगिरी, मैं वहाँ लॉक हो गई। मेरे घर से जो नियरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था वो 52 किलोमीटर दूर था। मैंने 5 महीने 52 किलोमीटर जाना, 52 किलोमीटर आना, 104 किलोमीटर गाड़ी चलाकर भी मैंने वहाँ काम किया, पर मुझे लगा अब ये मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने नौकरी छोड़ दी, और मैं वो इंसान हूँ जो 11 साल की उम्र से कमा रहा है। मैंने 11 साल की उम्र में घर घर जाके कपड़े बेचे हैं। तो जिसे इतना काम करने की आदत हो, अगर उसे घर बैठना पड़ जाए तो ये उसके लिए बड़ी तकलीफ पसंद बात थी। उस दौरान मुझे, देखिए, वहाँ मेरे ऊपर चलिए कोई पारिवारिक प्रेशर नहीं था, लेकिन तब मैं इस बात को रीड कर पाई कि कई बार लड़कियों के ऊपर शादी के बाद पारिवारिक दबाव भी होता है कि भाई अभी नई शादी हुई है, अभी रुक जाओ, अभी काम मत करो। फिर जब बच्चा, प्रेगनेंसी होती है, तब एक दबाव होता है, अरे अभी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, अभी तुम थोड़ा रुक जाओ। बच्चा पैदा हो जाए, अभी बच्चे को माँ की ज़रूरत है, थोड़ा और समय रुक जाओ। और चलिए, ये तो एक चीज़ है जिसके लिए वो काम जाने से रुक जाती हैं। जब वो काम करती हैं, मान लीजिए बाहर जाके, तो सुबह चिंटू के पापा को उठाने से लेकर, चिंटू और चिंटी को उठाने से लेकर, स्कूल बस छोड़ने, ऑफिस भेजने, टिफिन पैक करने से लेकर, उसके बाद अपने ऑफिस पहुंचना भागा दौड़ी करके पूरी एंग्जाइटी के साथ, उसमें भी महीने में 3 दिन लेट हो जाओ तो एक तनख्वाह कट जाएगी, ये प्रेशर अलग है। फिर वहाँ से भाग भाग के शाम को घर आना और आके फिर वही खाना बनाना। हमने औरतों को पढ़ाया तो है, हमने उन्हें दोहरी दौड़ में छोड़ भी दिया है। हमने उनसे एक स्टेप एक्स्ट्रा की उम्मीद की वो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि पुरुष क्यों नहीं रखती? मैं ये कारण, यही 2 कारण मेरे रहे कि एक तो चीज़ है कि कई परिवारों में या कई जगह पे औरत को काम ना करने के लिए कहा जा रहा है, और कई जगहों पर उसे ओवर बर्डन किया जा रहा है। तो इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए कि वो, अगर कुदरत ने उन्हें ये खूबसूरत जिम्मेदारी दी है कि वो मकान को घर बना सकें, तो वो मकान को घर बनाने की अपनी जिम्मेदारी को शांति से जस्टिफाई कर पाएं। इसलिए उनके लिए घर में अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। नहीं, क्या एक वजह ये भी है कि भाई अक्सर ऑफिस में सेक्स हैरेसमेंट की शिकायत आती है, छेड़छाड़ की शिकायत आती है, महिलाएं बहुत कंफर्ट फील नहीं करती है पुरुषों के साथ काम करते हुए आज भी। तो क्या आपके दिमाग में वो वाली बात भी थी कि नहीं, मैं इसलिए एक ऐसा ऑफिस बनाऊंगी जिसमें सिर्फ महिला हो? मुझे तो पता चला कि आपकी ड्राइवर भी महिला थी। जी, मेरी ड्राइवर भी महिला थी। तो फिर मुझे लगा कि बस ये एकदम जबरदस्त नारीवादी वाला मामला है। नहीं, मैंने मुझे ऐसा एकदम बिल्कुल जो कह रहे नहीं, सो थॉटफुल ऑफ यू कि आपको सारी बातें याद हैं, लेकिन ऐसा कुछ मेरे दिमाग में इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने अपनी मम्मा को काम करते हुए देखा है। मैंने खुद कंपनी स्टार्ट करने से पहले बहुत साल काम किया। पुरुषों के साथ काम करना हर जगह, देखिए हर चीज़ का एक अनुपात होता है समाज में। 1-2% ऐसे केसेस हैं समाज में, लेकिन पूरा समाज गंदा है ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वर्क प्लेस पे ज़्यादातर तो लोग तो अच्छे ही होते हैं। जी, ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं और पुरुष अच्छे होते हैं। उनके साथ सामंजस्य बिठाना मुझे लगता है फिर भी कंपैरेटिवली ईजियर है।
औरतों के, क्योंकि मैं एक ऑल फीमेल कंपनी चलाती हूँ तो मुझे पता है। हाँ, औरतों में ज्यादा झगड़े होते हैं जी। और ये कहा जाता है नारी न मोहे नारी रूपा। हाँ, स्त्री को स्त्री पसंद नहीं है, पसंद नहीं, इसलिए सास बहू में झगड़े हैं, इसलिए देरानी जेठानी में झगड़े हैं। लेकिन हमारी कंपनी में आप जब आएंगे, आपका स्वागत है, आप प्लीज ऑफिस जरूर आएं और आपको ये पता चलेगा कि ये दुनिया की पहली ऑल फीमेल लोकलाइजेशन कंपनी है। तो मैं अक्सर ऐसा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि दुनिया की पहली खूबसूरत लोकलाइजेशन कंपनी है, क्योंकि सिर्फ औरतें चलाती हैं और यहाँ माहौल काफी। जब महिलाओं के झगड़े होते हैं जी, वो बहुत खतरनाक किस्म के होते हैं। मतलब मैंने नल पे से लेकर और कंपनी तक में महिलाओं को बहुत बुरी तरह झगड़ते हुए देखा अपने कॉलेज में और सब जगह पे। वो झगड़े कैसे सुलझाती? क्योंकि कोई भी महिला खुद को तो गलत मानती ही नहीं है ना, तो उसको ये एहसास कराना कि आप गलत हो, ये अपने आप में बड़ा कठिन काम है। मुझे याद है एक बार मेरे इमीडिएट स्टाफ में 2 लड़कियां एक ही घर से थी और उनका झगड़ा हो गया आपस में। तो दोनों मुझे रिपोर्टिंग करती थी अलग अलग फील्ड से, तो कई बार काम इंटर रिलेटेड होते थे और मैं उनसे बोलती थी, अच्छा ज़रा मुझे बताना उसका क्या हुआ। मैडम वो ना आप उससे पूछ लो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे पूछ के बता दो। नहीं, वो आप उससे ही पूछ लो, अब मेरा वाला मैं बता देती हूँ। तो मुझे बड़ा शौक लगा, मैंने कहा ऐसा क्यों? तो थोड़ा खोदने पे पता चला कि भाई दोनों का झगड़ा चल रहा है। अच्छा, जब तक दोनों का आपसी झगड़ा था या मेरा कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व था, मैंने इतना ज़्यादा उस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं किया। इस चीज़ ने जब कंपनी के काम पर इफेक्ट दिखाना शुरू किया तो मैंने वो पहली बार, मुझे याद है 9 साल पहले की बात है, मैंने दोनों को बुलाया और बाकी सबको भी एज एन ऑडियंस बुलाया और मैंने ये बता दिया कि इस कंपनी में नोकझोंक को सुलझाने पर कभी भी टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा। हो सकता है गलती एक की हो और गेहूं के साथ घुन पिस जाए, लेकिन मैं किसी मामले से किनारा कर देना ज्यादा पसंद करूंगी बजाय उसमें सिर धुनते रह के कंपनी के बाकी काम पर खामियाजा लाने के। वो एक थोड़ी सख्त हिदायत काफी थी, बाकियों को भी मैसेज चला गया और मैंने उस दिन उन्हें ये बताया। मैंने कहा हम बदनाम खासे हैं इस बात के लिए कि औरतें अच्छी मैनेजर नहीं होती या औरतें बहुत लड़ाई करती हैं या वो जल्दी एंग्जाइटी में आती हैं। मैंने कहा हमें मिसाल स्थापित करनी है, हम बल्कि उस मिसाल को और स्पॉइल कर रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 बार के ऐसे सर्विलेंस और अच्छी डांट डपट के बाद उन्हें कंपनी की पेडागोजी समझ में आ गई और उसके बाद हमने जिन लोगों को हायर किया, हमारे इंटरव्यू में हम उन्हें खास तौर पर ये बात बताते हैं दैट दिस इज अ पॉलिटिक्स फ्री ऑफिस एंड यू हैव टू माइंड, आपको ध्यान रखना होगा इस बात का कि आपकी तरफ से भी ऐसी कोई बदबू हमें कभी ना आए। ये हमारे इंटरव्यू के दौरान खास तौर पर हिदायत दी जाती है और लड़कियां इसे एग्री करती हैं। अब तक तो मामला उस हिसाब से ठीक चलने लगा है, आगे 1-2 कभी ऐसे 10 साल में किससे। तो अब आपका कोई ऐसी योजना है कि आप कुछ अपने स्टाफ में कुछ पुरुषों को भी शामिल करेंगी और उन्हें उस खूबसूरत जो आपकी दुनिया है उसमें शामिल होने और उस खूबसूरत दुनिया का आनंद उठाने का अवसर देंगी? देखिए, मेरी कोशिश ये नहीं रहेगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए, पर मैं लड़कियों को ही काम देते रहना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं अभी 2 और कंपनियाँ, मैंने एक कंपनी मैंने ऑलरेडी शुरू कर दी और तीसरा मैं पेजेंट वेयर करके एक कंपनी मैंने अभी बस जस्ट इनकॉर्पोरेट करने जा रही हूँ और वहाँ भी मैं लड़कियों को जो गारमेंट्स है उसकी डिजिटल मार्केटिंग के अवसर देने वाली हूँ और तब तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी, पर वो भी लड़कियों की होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ, मेरी कंपनी, हमारी वेबसाइट पर हमारी कंपनी का मिशन लिखा है टू एम्पावर एवरी सिंगल कैपेबल एंड एफिशिएंट वुमन फाइनेंशियली राइट एट हर ओन होम। उसे उसके घर पर जो योग पुरुष हैं वो क्यों उन्हें काम नहीं मिलना चाहिए? जी, मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये ऑल फीमेल कंपनी होने के बावजूद हमारी कंपनी में 3 पुरुष काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष, कोई एक बेचारा चपरासी उपरासी होगा, चाय पिलाता होगा आप लोगों को? नहीं, कोई आपका ड्राइवर होगा? नहीं, ड्राइवर तो लड़की है, बताया आपको। लेकिन जो 3 पुरुष हैं उनमें से आपने कहा कि योग्य पुरुष होते हैं और बात बिल्कुल सही है। पुरुष ऑब्वियसली वो उनकी अपनी योग्यता है, औरतों की अपनी योग्यता है, लेकिन मैंने जिन 3 पुरुषों को हमने हमारी कंपनी में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से एक किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे और उनकी क्षमता जाती रही कि वो बाहर जाके काम कर पाएं। तो ये भी कुछ ऐसा हो गया था कि वो घर पर रेस्ट्रिक्ट हो गए थे, तो हमने उन्हें काम दिया, लेकिन उनसे ये अनुरोध किया और उनसे ये कंसेंट किया कि हम चाहेंगे कि फिर भी फाइनेंशियल्स हम उनकी पत्नी के नाम पर इशू करें, क्योंकि हम अपनी कंपनी का फॉर्मेट किल नहीं करना चाहते कि अगर फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं तो किसी लड़की को हो। अच्छा, ये तो और बड़ा शोषण है, काम पुरुष करता है, तनख्वाह जो है पत्नी के नाम पे जा रही है। ये तो और बड़ा शोषण है भाई। हाँ, हालांकि बाद में हमें लगा कि ये बात हमने बिल्कुल कंसिडर की, लेकिन
उस समय कुछ स्थितियां ऐसी रही कि मेरी सोच भी ऐसी थी। और और ये जो वर्क फ्रॉम होम, ये जो आपका बाद में कोरोना के बाद तो लगभग सभी कंपनियों ने किया और करना ही पड़ा, मजबूरी भी हो गई थी और घर से बाहर निकलना बहुत ही कठिन हो गया था। लेकिन 2013 में तो ऐसा कोई अंदेशा नहीं था जी। तब भी आपके दिमाग में ये बात क्यों थी कि भाई महिलाओं को घर से काम करने देना चाहिए, और ये कितना कठिन था? क्योंकि जरूरी नहीं कि महिलाएं घर में काम कर पाएं, उनकी घर की इतनी जिम्मेदारियां होती है, जैसे कि आपने बड़ा विस्तार से वर्णन किया कि चिंटू के पापा को उठाने से लेकर चिंटू के पापा को सुलाने तक की सारी जिम्मेदारी चिंटू की मम्मी की है। तो फिर घर में कैसे काम वर्क फ्रॉम होम? मुझे सिर्फ ये बात तब खुद समझ में आई कि मैं जिसे शुरू से बाहर जाने की आदत है, अगर मुझे घर में बैठे रहकर घुटन महसूस हो रही है या मुझे अगर फाइनेंशियली कुछ हैंडीकैप महसूस हो रहा है, तो ऐसा दूसरों को भी, लड़कियों को भी हो रहा होगा। अच्छा, उसी दौरान भाई मेरी और फ्रेंड्स की भी शादी हुई थी, मैं उनसे भी कभी फ़ोन पे बात करती थी, उनकी भी आगे ना पीछे यही कहानी होती थी। तो मुझे लगा यार कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन करें ना कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्यों ना हम घर से काम करें, क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हर ऐसी लड़की जो इस प्रॉब्लम से गुजर रही है वो घर से काम कर सके। तो ये चूंकि आप बीती थी इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझ में आई। और 2013 में ही इसकी शुरुआत, देखिए इंटरनेट तो तब इन प्लेस आ गया था, तो मैंने वो सारे वर्टिकल्स एक्सप्लोर किए। ट्रांसलेशन के अलावा भी हम कई काम करते हैं, इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं, सबटाइटलिंग का काम करते हैं, इसके अलावा हम प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट डेवलपमेंट का काम करते हैं, हम ऑनलाइन टाइपिंग का काम करते हैं। तमाम तरीके के काम मैंने ढूंढे कि वो सारे काम ढूंढो जो हम कर सकते हैं, तकनीक का सहारा लेकर कर सकते हैं और विश्व के किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हैं, ताकि हर, और इसमें कितना संभव है अनुवाद में और कितने कैरियर बनाए जा सकते हैं, खासतौर पे जो नए बच्चे हैं, बच्चियां हैं जी। अगर वो ट्रांसलेशन के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, सिर्फ एक या दो भाषा से तो काम नहीं चलेगा, उन्हें कितनी भाषा कम से कम सीखना चाहिए? देखिए, आपको किसी भी पहली बात तो इसमें अवसर बहुत है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। एक्सक्यूज मी। ट्रांसलेशन में हम भारतीय भाषाओं की अगर बात करें, सिर्फ इंडिक लैंग्वेजेस की, तो हर शब्द के लिए पैसा मिलता है। 1 रुपये 20 पैसे प्रति शब्द से लेकर 2 रुपये प्रति शब्द हिंदी या बाकी भारतीय भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। अब अगर आप ट्रांसलेशन में लिखते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 5, आपको इसका ये पारिश्रमिक मिलेगा। जब पूरा डॉक्यूमेंट तैयार होता है तो एक एक डॉक्यूमेंट का पे आउट, मैं आपसे बता रही हूँ, ये जिस केस की मैं आपको जिक्र मैंने किया था, मराठी और हिंदी का केस का जिक्र, इनका एक एक बार का जो ट्रांसलेशन बिल होता था, क्योंकि वकील तो लंबे लंबे खर्रे बनाते हैं, भाई ये भी एलिगेशन लगा दो, वो भी लगा दो, लंबे खर्रे, बहुत सारे कानून का उल्लेख करते हैं, बहुत जी, और भाषा भी बहुत क्लिष्ट होती है, ठीक है, लेकिन बहुत लंबा डॉक्यूमेंट बनता है। एक एक बार के केस प्रोसीड के सिर्फ ट्रांसलेशन का बिल 1.5-2 लाख रुपए का बनता है, और ये सिर्फ एक केस का, एक प्रोसीड का बिल बता रही हूं मैं आपको। इस तरीके से अगर 5 करोड़ में से 8% केसेस सिर्फ अनुवाद के लिए पेंडिंग है, और हर केस में अगर हम 1-2 लाख की बात ना भी करें, मैं तो कह रही हूँ 20, 25, 30 हजार की भी बात करें एक केस प्रोसीड की, तो आप इसके बिजनेस वॉल्यूम का अंदाजा लगाएं। दुनिया भर में $32 बिलियन की इंडस्ट्री है लोकलाइजेशन की, $32 बिलियन, और भारत में सिर्फ 3% पर काम होता है, 3% $32 बिलियन का। सो इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पर इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, इसमें कितना स्कोप है उन्हें पता नहीं है। अगर कोई, आपने कहा कि कैसे वो एफिशिएंसी डेवलप कर सकते हैं, आपको किसी भी तरीके की एक भाषा आती हो, आपको हिंदी इंग्लिश पेयर आता है, आपको गुजराती इंग्लिश, गुजराती हिंदी आता है, मराठी हिंदी आता है, आपको कोई भी दो भाषाओं पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो लीगल लैंग्वेज के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है। वो इतना मुश्किल काम नहीं है, 1.5-2 महीने में। अगर हम लीगल लैंग्वेज की बात करें तो ये मांग उठ रही है, और मैं व्यक्तिगत तौर पर इस मांग का समर्थन करता हूँ कि चूंकि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में सुनवाई भी और जजमेंट भी हिंदी में क्यों नहीं होना चाहिए? इस बात पर आपने मांग उठाई है, और कई और लोग भी, कई एनजीओज भी इस पर मांग उठा रहे हैं। अभी आपने एक वायरल होता हुआ वीडियो भी देखा होगा कि जज वकील को बोल रहे हैं कि व्हाई यू आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई डोंट अंडरस्टैंड योर प्रोसीड्स। साउथ इंडिया के जज साहब थे और वो उत्तर प्रदेश के वकील साहब थे। जी जी, बिल्कुल आपने सही, वही वायरल। वकील साहब कह रहे थे कि अनुवाद करवा लीजिए, ये कोर्ट का काम है, और कोर्ट का काम है, कोर्ट में बाकायदा अनुवादक की पोस्ट होती है, उसकी भर्ती होती है, लेकिन उस पर
भर्ती किसकी हो जाती है पता नहीं, क्योंकि अनुवादक, और जिन अनुवादकों की अगर भर्ती होती भी है तो एक अनुवादक कितना ट्रांसलेशन करेगा और उसकी क्या ऑथेंटिसिटी, कितनी हम जेन्युइन उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्वालिटी पे, ये भी देखने लायक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का 25 नवंबर 2019 का एक सर्कुलर है, 2018 का सॉरी, जिसमें कोर्ट ने स्ट्रिक्टली लिखा है और सारे देश भर के कोर्ट की रजिस्ट्रीज को उन्होंने ये आदेश दिया है कि दिस इज द थर्ड रिमाइंडर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कि हम अपनी तरफ से आपसे बता रहे हैं कि एविडेंसेस और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में होने चाहिए, किसी भी रीजनल लैंग्वेज और हिंदी, क्लियर लिखा है, रीजनल लैंग्वेजेस, इन नन ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस एंड हिंदी शेल बी एंटरटेन्ड। हम उसे हिंदी में, अब ये देखिए, ये हमारे देश का ही बड़ा आप इसे कॉन्ट्राडिक्शन कह सकते हैं, एक विडम्बना है कि हमारा हिंदी भाषी देश है हमारा, लेकिन हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय भी वहाँ हिंदी में डॉक्यूमेंट, वो कह रही है कि आप हिंदी को अंग्रेजी में करके लाएं, हिंदी को अंग्रेजी में करके लाएं। तो अब वकीलों ने बोलना शुरू किया है कि ये करवाना आपका काम है। वैसे इंदौर हाईकोर्ट में मैं कुछ वकील साहिबान को जानता हूँ जो अपनी रिट पिटीशन हिंदी में देते हैं। चंपालाल यादव उसमें बहुत बड़ा नाम है, चंपालाल जी ने हमेशा रिट पिटीशन हिंदी में दी, हिंदी में बहस की उन्होंने कहा आप करवाइए, और चुनाव याचिका उन्होंने हिंदी पेश की। तो मुझे लगता है कि चूंकि हिंदी जन जन की भाषा है, आम आदमी की भाषा है, गरीब किसान मजदूर और सर्वहारा वर्ग की भाषा है, इसलिए उसको अदालतों में मान्यता मिलनी चाहिए। देखिए एक और बहुत, आपने चूंकि आपने किसान वर्ग की और मजदूर वर्ग की बात की, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। यहाँ हमारे देश में लगभग हर स्टेट में लेबर कोर्ट्स होते हैं, लेबर यूनियंस की केसेस को देखने के लिए अलग विंग जिले में होते हैं लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट्स में जो लेबर यूनियन के लोग होते हैं वो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ये सालों से इस बात पे बहस चल रही है, उनके केसेस, हमारे सारे लेबर लॉ इंग्लिश में बने। हाँ जी बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाहती हूँ, सारे लॉज इंग्लिश में हैं। पहले उन लॉज को उनको हिंदी में समझाओ, फिर उनकी ड्राफ्टिंग हिंदी में लो और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। दो तरह, एक जैसे पत्रकारिता में कहा जाता है कि अनुवाद मत कीजिए, भावानुवाद कीजिए। जी जी। और लॉ में है कि अनुवाद कीजिए, अनुवाद कीजिए, वहाँ तो ये भावानुवाद और अनुवाद, जिसमें बहुत बारीक अंतर है, इसको किस तरह से आप मैनेज करती हैं? जी, इसको मैनेज करने का सिंपल बात यह है कि जैसे हमारे कानून में कहा जाता है कि कानून भावनाओं को नहीं साक्ष्य को देखता है, हम तो एविडेंस और प्रूफ को देखते हैं। तो जब हम लीगल कंटेंट को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तब हम हमारी जानकारी, हमारी नॉलेज को ताक पर रख देते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि वकील ने क्या कहना चाहा है, बस उतना सोचो, उस वकील के हिसाब से सोचो और इसे लीगल भाषा में ट्रांसलेट कर दो, जैसी लीगल भाषा की डिमांड है। हर कोर्ट का अपना फॉर्मेट होता है, सुप्रीम कोर्ट में अलग ढंग से डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट होकर जाते हैं, हाई कोर्ट में अलग ढंग से होते हैं, तो हम उस हिसाब से उसे ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, इन पैरेलल जब हम पोएट्स के लिए, राइटर्स के लिए ट्रांसलेशन करते हैं तो वहाँ हम हमारी पूरी फीलिंग्स डालते हैं, हम उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उनका प्रोफाइल पढ़ते हैं, वो किस सोच के व्यक्ति हैं, और वहाँ वो काम किया जाता है। तो दोनों में बहुत क्लियर अंतर है। बहुत धन्यवाद विनीता जी आपका दर्शकों से बात करने के लिए। और आप सुन रहे थे, देख रहे थे मिसेस चेन्नई विनीता राज को, जो खूबसूरत तो हैं लेकिन साथ में जिन्होंने बहुत सारी बौद्धिक बातें की हैं, खासकर कानून के दायरे में रहकर किस तरह से अनुवाद किए जाते हैं और भारत में और विश्व में भाषाओं का कितना महत्व है और भाषाओं को जानना कितना ज़रूरी है, ये भी आपने इस इंटरव्यू के माध्यम से देखा। तो ये निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि भाषा भाव की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए हमें भाषा सीखनी चाहिए और न केवल अपनी मातृभाषा सीखनी चाहिए बल्कि मातृभाषा से इतर 1 या 2 भाषाएं ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर हम रीजनल भाषाओं को सीखेंगे तो हमारा भाषा का जो संसार है वो समृद्ध होगा, शब्द संसार समृद्ध होगा और उससे हमारी भाव और भावनाएं समृद्ध होंगी। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।